Hello, my dear students. Welcome to all of you in your online classes. I am Himanshu Mishra, your physics teacher. Students, we are discussing the first unit, which is name is electricity, and this is the seventh video of this unit. I think this is the eighth video of this unit. I'm sorry. प्लीज मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप हर एक वीडियो का नोट्स जरूर बनाइए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे काफी कुछ पढ़ चुके। तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं बेटे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, यू मेक नोट्स प्रॉपरली, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपकी अपनी इजी नोट्स रहेगी जिसको आप इजीली पढ़ के जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपके सपोज आपके पास एग्जाम टाइम नोट्स नहीं है, देन यू विल आस्क योर फ्रेंड प्लीज गिव मी नोट्स, उसको बोलेंगे नोट्स दे दीजिए। ये तो एवरीवन हैज देयर एप्लीकेशन ऑफ देयर नोट्स, सबको अपनी नोट्स की क्या यूज है, तो वो उस टाइम आपको नहीं देगा। तो आपको अपनी नोट्स उस समय बहुत काम आएगी और बहुत आसानी से दो पेज का आप नोट्स रोज बनाना है, आसानी से बना सकते हैं। वंस द यूनिट विल बी कंप्लीटेड, आप देखोगे कि वाह बड़ा स्टैंडर्ड नोट्स आपके पास है। दैट इज वाई फॉलो द नोट्स, फॉलो द वीडियो एंड नोट प्रॉपरली द गिवन कंटेंट इन द वीडियो। सभी वीडियोस में जो कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको आप देखिए। ओके, लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। इन प्रीवियस वीडियो, स्पेशली प्रीवियस वीडियो बेटे, इन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस क्यों आता है, कैसे आता है, इन सब के बारे में हमने बात किया कि कंडक्टर उसमें रेजिस्टेंस की इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्यों ऑफर होता है, किन कारणों से होता है, ये सब बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया। ओके, अब हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और ग्राफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा, थोड़ी सी बात हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में करेंगे। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखें। चलिए, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस या V एंड I। ठीक है, तो V और I के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो बेटे इसको देखा कैसे जाता है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा है R। अब करंट बेटे इसमें जाएगी और वापस यहां से आएगी। अब हमें ये क्या करना है, तो हम इसके क्रॉस क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पर एमीटर लगाते हैं। एमीटर क्या करता है, जो करंट जाएगी इसके क्रॉस या इससे जो करंट जाएगी वो इससे भी जाएगी, तो ये बताएगा कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, यानी I कितना फ्लो हो रहा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट मीटर। क्या लगा देंगे बेटे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में कैसे क्या होता है, ये अगली वीडियोस में कुछ बताएंगे जब हम लोग रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे। फिलहाल ये यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ है, यानी जो ये बताएगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है। और बेटे हम लोगों ने क्या किया, यहीं पर या यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि ये पोटेंशियल को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। चलो, अब फिर हम लोगों ने क्या किया, टेबल बना लिया। टेबल कैसे बनाते हैं, ऐसे ले लेंगे, V एक में कर देंगे और एक में I कर देंगे। ठीक है, V कहाँ पर, यहाँ पर। अब बेटे हमने क्या किया, इसको 0 पर रखा। 0 पर रखा तो करंट की वैल्यू कुछ मान लीजिए ऐसे आएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके वैल्यू को बढ़ाया, यानी रेजिस्टेंस कम किया, यानी करंट को अलाउ किया कि वो जाए। तो करंट जब जाना शुरू करेगी तो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप करेगी, क्योंकि बेटे कंडक्टर है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस ऑफर होगा और रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो करंट धीमे फ्लो होगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। और वो पोटेंशियल कौन नोट करके बताएगा, वो वोल्टेज कौन बताएगा, वो ये बताएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू के लिए नोट करते चलेंगे। फिर हमारे पास एक टेबल आ जाएगी
V और I के लिए हमारे पास बेटे यहाँ पर देखो इस तरीके से टेबल आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ न तो R की वैल्यू है न तो इसकी वैल्यू है, तो हम वैल्यू तो लिख नहीं सकते। लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे ये प्लॉट किया जाता है। आपको एग्जाम में नहीं करना, बट आपके मन में आइडिया तो होना चाहिए ना कि सर कैसे प्लॉट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल आएगा। फिर बेटे हम लोग क्या करते हैं जरा देखते हैं। एक्चुअली ग्राफ को हम दो तरीके से बनाते हैं। तो एक में हम लोग आई को इस आगे कर लेते हैं, बी को इधर, और एक में ऐसे। तो पहले हम इसको बनाते हैं। तो यहां पे V वर्सेस I ग्राफ की बात हो रही है। कौन सी ग्राफ? V वर्सेस I ग्राफ, ठीक है। वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, ठीक है बेटे। तो ये हम लोगों ने कंडक्टर के लिए खींच रहे हैं। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तो बेटे ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसा कि आप अगर यहाँ पर वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, उसको हम अगर प्लॉट करके ऐसे जब ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। तो एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो इस तरीके से आपको मिलता है। इसलिए हमने बस प्रोसीजर बताया यहाँ पे कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? वोल्टेज वर्सेस आई ग्राफ की क्या आएगी? एक ग्राफ आएगी, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि अगर हम इस पर क्या कर लें। चलिए मैं एक चीज बता रहा हूं, पहले देखिए इसको। ठीक है, तो पहले जरा इसको लिख लेते हैं कि अच्छा बात कर लेते हैं दोनों। अगर बेटे हम लोग इस पे स्लोप खींचते हैं, इस ग्राफ पर स्लोप खींचते हैं। स्लोप कैसे खींचा जाता है? एक ट्रायंगल बनाए। जैसे ये पॉइंट ले लो बेटे, ये पॉइंट ले लो और यहां से आप क्या करो, इस एक्सिस पर चले आओ और इसी पॉइंट से आप इस एक्सिस पर चले आओ। तो आपको यहाँ की वैल्यू पता लग जाएगी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपकी करंट की वैल्यू आपका सपोज कर लो कि यहाँ पर I1 है या समथिंग I1 ही ले लो, और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर V1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? V1 I1 आ जाएगी। दैट मीन्स ये वैल्यू आप कंपेयर करो। देखो अगर ये आप रेक्टेंगल ले रहे हो तो ये आपकी कितनी, इसके सामने है और सामने वाले क्या होते हैं? पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी कि नहीं। और वैसे ही आपकी ये वाली वैल्यू तो I1 है ही। तो स्लोप लेने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में आप क्या कर लो, इस साइड और इस साइड का रेशियो ले लो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लो। चलो ले लेते हैं। तो स्लोप क्या मिलेगा आपको यहाँ पे बेटे? स्लोप आपको मिल जाएगा V1, क्योंकि इसकी लंबाई हमने V1 बोली है, और बेस आपकी देखिए I1 हो जाएगी इस ट्रायंगल में। तो ये स्लोप आपको V1 अपॉन I1 देगा। अच्छा, ये कुछ जानी पहचानी क्वांटिटी लग रही है कि नहीं? बोलो। बिल्कुल लग रही है कि सर ये वोल्टेज अपॉन करंट है, और वोल्टेज अपॉन करंट आपका क्या होता है किसी कंडक्टर के लिए बेटे? ये कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट का नाम हमने रेजिस्टेंस रखा था। अगर आपको ओम्स लॉ याद है तो ये आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा कि नहीं? क्या देगा? यहाँ पर आप लिखेंगे, ये आगे लिख लीजिए कांस्टेंट, और यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू, सो स्लोप इज इक्वल टू V1 I1। इसे आप R कह सकते हैं, सिंपल। चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे। ओके, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई। तो आपको एक बात समझ में आई कि V वर्सेस I ग्राफ आपको क्या देता है? आपको बेटे रेजिस्टेंस देता है। यानी अगर उसका स्लोप निकाला जाए, V वर्सेस I ग्राफ पे स्लोप निकाला जाए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, अब बेटे आप अलग अलग मटेरियल के लिए ये ग्राफ बना सकते हैं, और जब आप बना के ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है, जैसे कंडक्टर नहीं, मैं मेटल ले रहा हूं, उसके बाद आपका मान लीजिए अलग तरीके का फिलामेंट आता है, मतलब एलॉय है,
अलग अलग सब्सटेंसेज हैं जिसमें करंट पास हो सकता है। सबके लिए मैं यही एक्सपेरिमेंट करूं और V और I के बीच में ग्राफ बनाऊं, V और I के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो देखने में आएगा कि सबके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आता। स्ट्रेट लाइन किसके लिए आता है? सिर्फ और सिर्फ बेटे कंडक्टर्स के लिए आता है। और खास बात होती है यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन के साथ यहां इसकी शुरुआत कहां से होती है बेटे? यहां से शुरू होती है। कहां से? 0 से स्टार्ट होती है। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे वायर्स, ऐसे मटेरियल्स या कंडक्टर्स के मटेरियल्स बोले जाएं खासकर, जिनके V वर्सेस I ग्राफ का नेचर कैसा हो? स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास हो। स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास हो बेटे। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं? अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये ओरिजिन से पास होगा। ये ओरिजिन बोला जाता है कि नहीं? बिल्कुल बोला जाता है। आपने 9th क्लास में भी ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ऐसे बेटे ग्राफ को, ऐसे कंडक्टर को, ऐसे मटेरियल को ओमिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले आपने V वर्सेस I ग्राफ खींचा, इतनी बातें लिखी, तो जरा लिखिएगा so for conductors, स्पेशली मेटालिक लिखिए, है ना? V वर्सेस I ग्राफ is straight line and passes through, नहीं ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, and its slope gives the resistance. इसका स्लोप क्या देता है बेटे? रेजिस्टेंस हमें देता है। चलिए, जरा ओमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इफ ग्राफ बिटवीन को ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, बिटवीन V यानी पोटेंशियल वर्सेस I is straight line, it's a straight line for a given conductor, then the resistance is called ohmic resistance. ओके, इसको आपने कॉपी में लिखिए। तो जितने भी मेटेलिक वायर हैं आपकी, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की बात। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है बेटे? कि स्ट्रेट लाइन ना हो और दूसरा ओरिजिन से पास ना हो। स्ट्रेट लाइन ना हो, दूसरा ओरिजिन से पास ना हो।
for a conductor if V versus I graph is not straight line and or not passes through origin, then such material is called non-ohmic. क्या बोलेंगे उनको? नॉन ओमिक बोलेंगे. ठीक है, चलिए ये बात हो गई ओमिक और नॉन ओमिक की. तो बेटे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए V वर्सेस I ग्राफ, तो ये ओमिक के लिए होगा. फॉर ओमिक रेजिस्टेंस आपका ये ग्राफ होगा. यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस लिखा है फॉर ओमिक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, मतलब कुछ भी स्ट्रेट लाइन ना हो. दूसरा यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा. दूसरा ये कर्व है, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस को दिखा रहा है. तो ये ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस आप ग्राफ समझ लिए. चलिए अब थोड़ा सा और डेफिनेशन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस, जैसे हमारे घर में कौन से वायर यूज होते हैं, हम कौन सा यूज करें कि बेटर होगा, इन सब की बात करते हैं कि गुड कंडक्टर कौन होगा, एवरेज कंडक्टर या बैड कंडक्टर, यानी किस तरीके के कंडक्टर्स की बात हम लोग करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुड कंडक्टर्स की. तो गुड कंडक्टर्स बेटे कैसे होते हैं? ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस क्या हो, जिनकी रेजिस्टेंस कम हो, जो करंट के रास्ते में रुकावट कम डालें. ऑब्वियस है, अगर करंट के रास्ते में रुकावट डालेंगे तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा होगा, और उतना ज्यादा आपकी करंट क्या होगी, अब प्रभावित होगी, कम आएगी घर पे. ऑब्वियस है कि नहीं? बिल्कुल है. तो वैसे ही तो ऐसे कंडक्टर्स की हमें जरूरत है बेटे जिनकी रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो. तो घरों में वायरिंग जो की जाती है वो कॉपर की जाती है, इसीलिए क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस क्या करता है, वो कम ऑफर करता है. एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे वायर्स की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटे, कम होती है. दैट इज वाई वो गुड कंडक्टर्स बोले जाते हैं, और इसीलिए हम घरों में उसका इस्तेमाल करते हैं. तो हमने ये समझा कि जिनके रेजिस्टेंसेस कम होती है उनको हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं. दोज मटेरियल या दोज कंडक्टर विच है लो रेजिस्टेंस are called good conductors. उनको हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं.
तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं गुड कंडक्टर्स। गोल्ड भी है बेटे, गोल्ड में भी क्या है आपका अच्छा करंट फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस वायर कौन से होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस अच्छी होती है? तो अब हमें क्या करना है, रजिस्टर्स के बारे में जानना है। इसे भी आप कंडक्टर के नीचे सपोज कर सकते हैं। तो ऐसे बेटे वायर्स देखिए, आपके कुछ ऐसे, जैसे आपका बल्ब जो है उसमें जो पहले पीला वाला बल्ब आता था उसमें देखिए अलग तरीके का वायर लगा है, या जो हीटर आपका रहता है जिससे गर्मी हम लोग ठंडी के दिनों में यूज करते हैं वो देखिए, और पंखे का जो आप रेगुलेटर है उसको देखिए, वो अलग तरीके के मटेरियल से बनता है। तो ऐसे मटेरियल्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है, तो इनको रजिस्टर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दे कंट्रोल द करंट, ये क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा, कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है, एक्चुअली हाई रेजिस्टेंस होता है इन कंपैरिजन टू गुड कंडक्टर्स। दोज मटेरियल which has comparatively high resistance are called resistors, या are used as the resistors। कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो एक से इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटे, नाइक्रोम इसका एग्जाम्पल है, मैग्नीम है, ये सब आपके सब्सटेंस है। और दूसरा आपका जितने भी एलॉय बनते हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं इंसुलेटर की। हाँ बेटे, अब आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होती, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऐसे मटेरियल्स में, या सूखी लकड़ी हो गई, ऐसे मटेरियल में आप कुछ भी कर लो तो ये क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करता। उसका कारण क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस यानी करंट के रास्ते में रुकावट ये बहुत ही ज्यादा देते हैं, इतने ज्यादा कि करंट इसमें जा नहीं पाती। तो ये क्या बोले जाते हैं, इंसुलेटर बोले जाते हैं। दोज मटेरियल्स which has very large या infinitely large resistance, infinitely large resistance are called insulator। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, प्लास्टिक है बेटे, बहुत अच्छा आपका रबर है, ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है जिससे आपकी करंट क्या हो सकती है, फ्लो नहीं हो सकती, और इसका हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको आप नोट्स बनाइए, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है मेरी क्लास। तो पसंद आ रहा है तो अपने आस पास के मित्रों को भी बताइए, फ्रेंड्स को भी बताइए, जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनको बताइए कि भाई क्लास अच्छी चल रही है। आप जैसा आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर देख रहे हो
वहां पे उनको शेयर करो और वो उनसे बोलो कि आप वीडियोस देखें, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।